आप सभी का मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम पोषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के अनिवार्य घटक और उसके अनिवार्यता के बारे में बताने जा रही हूँ। तो प्रकाश संश्लेषण के अनिवार्य घटक 4 हैं। नंबर फर्स्ट क्लोरोफिल, नंबर सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर थर्ड जल और नंबर फोर्थ सूर्य प्रकाश। अब हम बारी बारी से इसके बारे में देखते हैं। नंबर फर्स्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल नहीं रहने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल वर्णक में ही ये क्रिया होती है। इसीलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई भी कहा जाता है। यानी केवल हरे पौधे यानी जिसमें क्लोरोफिल होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नंबर 2 CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि CO2 वायुमंडल से लिया हुआ CO2 जल के अपघटन से प्राप्त H2 से संयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 भी एक अनिवार्य घटक है। CO2 पौधा वायुमंडल से लेता है और वायुमंडल में CO2 की प्रतिशतता 0.03% है, जिसका चक्र श्वसन, ईंधन के जलने इत्यादि के द्वारा पूर्ण होते रहता है। नंबर 4 जल। पौधे के में प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि जल के विखंडन से ही O2 उत्सर्जित होता है और H2 जो मुक्त होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है। इसलिए जल एक आवश्यक घटक है। इसी कारण किसान समय समय पर पौधों को सिंचाई करते रहते हैं। अगर पौधे को जल न मिले तो वह कुछ दिन में मर जाता है। नंबर 4 सूर्य प्रकाश। पौधे के में सूर्य प्रकाश की अनिवार्यता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए, जल को टूटने के लिए केवल और केवल सूर्य प्रकाश ही चाहिए। अतः सूर्य प्रकाश भी प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। अर्थात इन चारों घटकों में से कोई एक घटक भी नहीं रहा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। अब हम इसे प्रयोगों द्वारा देखते हैं कि कैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एक आवश्यक घटक है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल के बारे में, इसके लिए क्रियाकलाप है कि गमले में लगा हुआ मनी प्लांट का एक पौधा लिया जाता है। जैसे ये मनी प्लांट का एक पौधा लिया जाता है, जिनकी पत्तियां, मनी प्लांट की पत्तियां क्या होती है, कहीं हरी है तो कहीं पीली होती है। तो मनी प्लांट का पौधा लिया जाता है। इसको 3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है ताकि उसके सारे मंड उपयोग कर लिए जाएं। अब 3 दिन के बाद गमले में लगे हुए इस पौधे को सूर्य प्रकाश में रखा जाता है और उसमें से एक पत्ती को तोड़ लिया जाता है। उसके बाद पत्ती को रेखांकित कर लिया जाता है, यानी हरे भाग को और उजले भाग को एक ट्रेस पेपर पर ट्रेस कर लिया जाता है, ताकि प्रयोग के बाद इसकी तुलना किया जा सके कि इसमें कैसे मंड बना या नहीं बना। अब रोटोन की इस पत्ती को पानी में उबाल लिया जाता है और उसके बाद बीकर में रखे अल्कोहल में डाल दिया जाता है और इस बीकर को जल उष्मक पर रखकर सावधानी पूर्वक गर्म किया जाता है। गर्म करना तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि बीकर में रखे अल्कोहल उबलना प्रारंभ ना कर दे। अब बीकर में अल्कोहल का रंग हरा हो जाता है और पत्तियां उजली, पीली या सफ़ेद हो जाती है। अब
गर्म करना बंद करके पत्ती को निकाल लिया जाता है और उसको जल से धो दिया जाता है। उसके बाद इस पत्ती को आयोडीन के तनु घोल में डाला जाता है। आयोडीन के घोल में डालने के बाद इसको निकाल लिया जाता है और जल से धो दिया जाता है। उसके बाद इसका निरीक्षण किया जाता है। पत्ती का वह भाग जो सफ़ेद रंग का था वह नीला नहीं होता है, जबकि पत्ती का वह भाग जो हरे रंग का है वह नीला होता है। यानी ये दर्शाता है नीला रंग, आयोडीन की उपस्थिति में स्टार्च का रंग नीला हो जाता है। तो ये दर्शाता है कि जिस भाग में क्लोरोफिल था वहाँ स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ, लेकिन जिस भाग में, यानी जो भाग उजला था, जिस भाग में क्लोरोफिल नहीं था वहाँ स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ये हुआ प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की अनिवार्यता को दर्शाने वाला प्रयोग, यानी क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत अनिवार्य है। अब एक दूसरा, पहला हो गया क्रोटन की पत्ती वाला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की अनिवार्यता, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है। इसके लिए प्रयोग CO2 की अनिवार्यता लगभग 2 समान आकार के पौधे जो गमले में लगे हों वह लिया जाता है और दोनों पौधों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपने मंड का पूरा उपयोग कर ले। अब दोनों गमले में लगे हुए दोनों पौधों को एक कांच की प्लेट पर रखकर उसको कांच की प्लेट पर रख दिया जाता है। एक गमले के पास एक बाच गिलास में KOH, इस गिलास में एक गमले में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा जाता है, जबकि दूसरे गमले के पास KOH नहीं रखा जाता है। KOH CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो अब इस तरह की व्यवस्था को कांच पर रख के, प्लेट पर रखे गमले को एक बेलजार से ढक दिया जाता है और उसको वैसलीन लगाकर वायुरुद्ध कर लिया जाता है ताकि बाहर से इसमें हवा नहीं जा सके। अब इस तरह की व्यवस्था को सूर्य प्रकाश में 3-4 घंटे के लिए रख दिया जाता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण होने दिया जाता है। 3-4 घंटे के बाद दोनों गमलों से एक एक पत्ती तोड़ लिया जाता है। इस प्रयोग में है, इससे पहले वाले प्रयोग में था क्रोटन का या मनी प्लांट का पौधा जिसमें हरा और पीला रंग था, लेकिन इसमें दोनों पत्ते ग्रीन होते हैं, सेम कलर के 2 पत्ते होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि एक गमले में KOH रखा रहता है गमले के पास और दूसरे गमले के पास KOH नहीं रखा रहता है, यानी दोनों ग्रीन ही रहते हैं, एक जैसा ग्रीन पत्ता। तो KOH रखा हुआ, दोनों को 3-4 घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया जाता है। अब दोनों गमले से एक एक पत्ते को तोड़कर इसे जल में उबाला जाता है। उसके बाद इसे बीकर में रखे अल्कोहल में रखा जाता है और बीकर को जल उष्मक पर रखकर तब तक उबाला जाता है जब तक कि अल्कोहल उबलने न लगे। अल्कोहल का रंग धीरे धीरे हरा होता जाता है और पत्तियां धीरे धीरे पीला होती जाती हैं। अब बीकर को निकालकर ठंडा होने दिया जाता है और उसमें से पत्तियों को निकालकर उसे धो लिया जाता है। अब इस पत्ती को आयोडीन के तनु घोल में डाला जाता है
और उसका निरीक्षण किया जाता है। वह पत्ती जो इसको चिन्हित कर लिया जाता है कि कौन सा पत्ती KOH वाला है और कौन सा पत्ती बिना KOH वाला है। निरीक्षण के क्रम में पाया जाता है कि वह पत्ती जो KOH वाला में था वह नीला नहीं होता है और जो पत्ती बिना KOH का था उसमें वह नीला हो जाता है। यानी KOH वाले में मंड या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ क्योंकि उसमें CO2 नहीं था। CO2 KOH के कारण सोख लिया गया तो इस गमले वाले पौधे को CO2 नहीं मिला, जबकि इस गमले वाले पौधे को CO2 मिला और इसकी पत्तियों ने मंड या स्टार्च का निर्माण किया और जब इसका आयोडीन टेस्ट किया गया तो पत्तियां नीली हो गई। तो ये सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसमें CO2 नहीं रहने के कारण स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ था, पत्तियां जांच में नीली नहीं हुई और इसमें पत्तियां नीली हो गई, जो दिखाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 अनिवार्य है। अब जल के लिए कोई अलग से प्रयोग नहीं है, लेकिन जब हम गमले में रखे पौधे को जल नहीं देते हैं तो उनमें भोजन नहीं बनता और धीरे धीरे पौधे सूख जाते हैं। तो ये हुआ जल की अनिवार्यता। सूर्य प्रकाश के लिए भी है कि जब सूर्य प्रकाश में पौधों को नहीं रखा जाता है तो उसमें मंड का निर्माण, स्टार्च का निर्माण नहीं होता है। तो ये सिद्ध करता है कि प्रकाश संश्लेषण के चारों घटकों में से किसी एक घटक की अनुपस्थिति भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित करता है। ओके, कल हम पहले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि 2 चरणों में होती है, एक प्रकाशिक और एक अप्रकाशिक। लेकिन दोनों क्रिया विधि जरूरी नहीं है कि प्रकाशिक के तुरंत बाद अप्रकाशिक हो या अप्रकाशिक के तुरंत बाद प्रकाशिक हो। इसके लिए एक एग्जाम्पल है मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं कि उनमें पानी की कमी होती है और वे पानी की क्षति को रोकना चाहते हैं। अगर रंध्र या स्टोमाटा खुलता है तो उसको CO2 तो मिलता है, O2 भी निकलता है, उसके साथ साथ उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। इस कारण मरुद्भिद पौधे दिन में CO2 नहीं लेते, यानी दिन में उनका रंध्र नहीं खुलता है, रात में रंध्र खुलता है। वो रात में CO2 को रंध्र के द्वारा CO2 को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जमा रखते हैं और दिन में जब उसको सनलाइट मिलता है तो उस समय हाइड्रोजन, जल के अपघटन से प्राप्त हाइड्रोजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में दोनों चरण लगातार हो ये जरूरी नहीं है, एक के बाद दूसरा चरण लगातार नहीं होता, कुछ आगे पीछे होता है। तो ये रहा आज का प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक। कल अगले वीडियो में हम विषमपोषी पोषण के बारे में बताएंगे।